नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः जिला दर्शन के इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बस्तर जिला के बारे में पढ़ेंगे। ये बस्तर जिला का दूसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने इसके पहले पार्ट को यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिएगा। और आज हम लोग बस्तर जिले के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं बस्तर जिला। तो जैसा कि आप लोग को स्लाइड में बस्तर जिला का मैप दिखाई दे रहा होगा, और बस्तर जिले के मैप के बारे में मैंने इससे पहले वाले पार्ट में जनरल ओवरव्यू दिया था। तो पुनः मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। इसके बाद आज हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है बस्तर जिला का प्राकृतिक प्रदेश, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग मैप से देख पा रहे होंगे, बस्तर जिला में दो नेशनल हाईवे होकर गुजर रही है। एक है आपका नेशनल हाईवे नंबर 30 और एक है आपका नेशनल हाईवे नंबर 63। जो नेशनल हाईवे नंबर 30 है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो इसकी कुल लंबाई है 636 किलोमीटर। अगर मैं नेशनल हाईवे नंबर 63 की बात करूं तो इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई है 237 किलोमीटर। कितना है? 237 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बस्तर जिला में व्यवस्थित तहसील है। जैसे कि अगर लोग नेशनल हाईवे नंबर 30 में आते हैं तो सबसे पहले भनपुरी तहसील पड़ता है, उसके बाद देखिए बस्तर तहसील है, उसके बाद देखिए जगदलपुर तहसील भी है, जिला मुख्यालय भी है, उसके बाद देखिए दरभा तहसील है। अगर हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 63 पे इधर चलते हैं तो ये आपका तोकापाल तहसील है, बास्तानार तहसील है, और इसी के पास में लोहंडीगुड़ा भी क्या एक तहसील है। उसके बाद इधर देखिए, इधर ऊपर में ये भी बकावट, ये भी क्या तहसील है। और अगर नीचे देखिए तो नीचे नानगुर, ये भी क्या है? एक तहसील है। ठीक है, तो ये टोटल तहसील हो गया। उसके बाद देखो यहाँ ऊपर में ये पहाड़ दिख रहा है, ये आपका मुंगेर पर्वत। कौन सा पर्वत है? मुंगेर पर्वत, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी जिला में अवस्थित है। इसी मुंगेर पर्वत से इंद्रावती नदी का उद्गम हो रहा है, और यही इंद्रावती नदी पूरे बस्तर जिला में प्रवाहित हो रही है। इसीलिए बस्तर जिला की इसको जीवन रेखा बोलते हैं। किसको? इंद्रावती नदी को। और इसी इंद्रावती नदी पे मड़वा वाटरफॉल है, चित्रधारा वाटरफॉल है, मेदिनी घूमर वाटरफॉल है, तामड़ा घूमर वाटरफॉल है, और आपका चित्रकूट वाटरफॉल है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप लोग नीचे देखिए, नीचे यहाँ पास देखो एक सबरी नदी है ना, ये सबरी नदी, इसका जो उद्गम है उड़ीसा के कोरापुट से हुआ है। तो यहाँ से सबरी नदी प्रवाहित हो रही है, और सबरी नदी पर ही पास देखो गुप्तेश्वर वाटरफॉल बना हुआ है, व्यवस्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बीच में आपको पूरा गुफाएं दिख रही है, जैसे कांगेर गुफा, दंडक गुफा, अरण्यक गुफा, कुटुमसर गुफा, ये सब आपका गुफा है। और इसी बीच में एक और ध्यान रखना है, देखिए यही कांगेर नदी की एक सहायक नदी है मुनगाबाह नदी, जो मैं बना रहा हूं, ये कांगेर नदी की सहायक नदी है। और इसी मुनगाबाह नदी में कौन सा वाटरफॉल व्यवस्थित है? तो तीरथगढ़ वाटरफॉल व्यवस्थित है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दरभा से आगे जाने पर यहाँ पास तुलसी डोंगरी की पहाड़ी पड़ेगा, और इधर तोकापाल रोड में टंगड़ी की पहाड़ी पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बस्तर जिले के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गुफा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुफा के बारे में। हालांकि मैंने इसके पहले वाले पार्ट में गुफाओं के नाम को ही बता दिया था, फिर से मैं नाम को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो बस्तर जिले में कौन कौन से गुफा है? तो सबसे पहले याद रखना है आपको, सबसे पहले गुफा का नाम हो जाएगा आपको कुटुमसर गुफा। पहला कौन सा गुफा है? कुटुमसर। पहला कुटुमसर गुफा है। कुटुमसर के बाद आपको याद रखना है कैलाश गुफा। कैलाश गुफा के बाद आपको याद रखना है अरण्यक गुफा। अरण्यक गुफा के बाद आपको याद रखना है दंडक गुफा। दंडक गुफा के बाद आपको नाम याद रखना है शीत गुफा। शीत गुफा। शीत गुफा के बाद आपको याद रखना है देवगिरी गुफा। शीत गुफा के बाद हो जाएगा देवगिरी गुफा। देवगिरी गुफा के बाद आपको नाम याद रखना है ऊंचा कांगेर करपण गुफा। ऊंचा कांगेर करपण गुफा। ऊंचा कांगेर करपण गुफा। ये सभी गुफाएं हैं। कहाँ है? बस्तर जिले में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दंडक गुफा कौन से जिले में अवस्थित है? तो बस्तर जिले में अवस्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरण्यक गुफा कौन से जिले में अवस्थित है? तो अरण्यक गुफा बस्तर जिले में अवस्थित है। अब इन सभी गुफाओं में हम लोग जो प्रसिद्ध है, जहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुटुमसर गुफा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुटुमसर गुफा के बारे में जो जो फैक्ट्स बताऊंगा आप लोगों को पूरा याद करते चलना है। ठीक है, सबसे पहला चीज, कुटुमसर गुफा कौन से जिले में अवस्थित है? तो बस्तर जिले में। कौन से जिले में? बस्तर जिले में। और बस्तर जिले में कहां अवस्थित है? तो याद रखना बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसी के परिसर में कुटुमसर गुफा व्यवस्थित है। हो गया याद।
याद रखना, तीसरा चीज आपको याद रखना है कि कुटुमसर गुफा को हमारे भारत का सबसे गहरा गुफा माना जाता है। सबसे गहरा गुफा, कुटुमसर गुफा को हमारे भारत का सबसे गहरा गुफा माना जाता है। अगर मैं इसकी गहराई की बात करूं तो लगभग 60 से 120 फीट है, गहरा है ये, है ना। अगर मैं इसकी गहराई की बात करूं तो कितना गहरा है, 60 से 120 फीट। लेकिन अगर मैं इस गुफा की लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई कितना है आपका, 4500 फीट है। कितना है, 4500 फीट। जितना चीज मैंने बताया होपफुली सबको याद भी हो गया होगा। देखो, सबसे पहले कुटुमसर गुफा बस्तर जिले में व्यवस्थित है। दूसरा चीज, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में व्यवस्थित है। तीसरा, ये हमारे भारत का सबसे गहरा गुफा माना जाता है। अगर इसकी गहराई की बात करूं तो 60 से 120 फीट गहरा है ना। अगर मैं इस गुफा की लंबाई की बात करूं तो इस गुफा की लंबाई कितना है, 4500 फीट। कितना है आपका, 4500 फीट। ये आपको याद रखना है। अब और इंपॉर्टेंट चीजें, तो कुटुमसर गुफा की खोज किसने किया था, अगर ऐसा आएगा तो याद रखना, भूगोल के एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था शंकर तिवारी। ठीक है, भूगोल के एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था शंकर तिवारी। तो शंकर तिवारी ने वहां के स्थानीय लोगों की मदद से क्या किया, कुटुमसर गुफा की खोज किया। समझ में आ गया। तो कुटुमसर गुफा की खोज किसने किया है, भूगोल के प्रोफेसर शंकर तिवारी ने वहां के स्थानीय लोगों की मदद से। ठीक है, याद रखना, जो कुटुमसर गुफा, इसका पहला नाम क्या था, गोपनसर गुफा था। इसका पहला नाम क्या था, गोपनसर गुफा था, है ना। कुटुमसर गुफा का पहला नाम गोपनसर गुफा था। लेकिन चूंकि ये कुटुमसर गांव के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या किया गया है, कुटुमसर गुफा किया गया है। क्या किया गया है, कुटुमसर गुफा। अब कुटुमसर गुफा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है। कुटुमसर गुफा में याद रखना जी आपको अंधी मछली पाया जाता है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कैपियोला संकराई झिंगुर, ये कुटुमसर गुफा में पाया जाता है। अंधी मछली भी पाया जाता है और आपका कैपियोला संकराई झिंगुर। ये झिंगुर का नाम है वो प्रोफेसर शंकर तिवारी के नाम पर ही रखा गया, कैपियोला संकराई झिंगुर करके, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कुटुमसर गुफा की खोज किया था। और कब किया था ये भी ध्यान रखना जी, ये कब किया था, शंकर तिवारी ने कुटुमसर गुफा की खोज 1950 के दशक में, 1950 के दशक में किया था। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। दो चीज और, कुटुमसर गुफा में आपका स्टेलेक्टाइड और एक चीज और ध्यान रखना है, स्टेलेग्माइट। कुटुमसर गुफा में स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट नामक चूना पत्थर का ये जो चट्टान है ये पाया जाता है। जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऊपर से जो चट्टान आया चूना पत्थर का, इसको बोलता है स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे से चूना पत्थर का जो चट्टान ऊपर जाता है उसको बोला जाता है आपका स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो कुटुमसर गुफा के बारे में इन सभी बातों को याद रखना है। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं, कुटुमसर गुफा कौन से जिले में व्यवस्थित है, बस्तर। कहां व्यवस्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में। ये हमारे भारत का सबसे गहरा गुफा माना जाता है। इसकी मैं गहराई की बात करूं तो 60 से 120 फीट, और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 4500 फीट। इसकी खोज भूगोल के प्रोफेसर शंकर तिवारी ने वहां की स्थानीय निवासियों की मदद से किया था। कब किया था, 1950 के दशक में। इसका प्राचीन नाम क्या था, गोपनसर गुफा था। लेकिन ये कुटुमसर गांव के नजदीक में होने के कारण इसका बाद में नामकरण क्या किया गया, कुटुमसर किया गया। यहाँ अंधी मछली और कैपियोला संकराई झिंगुर पाया जाता है। और जो ये झिंगुर का नाम प्रोफेसर शंकर तिवारी के नाम पर ही किया गया है। और मैंने बताया कि इस गुफा में स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट नामक चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती है। जो ऊपर से जो चट्टान है, ऊपर से जो नीचे आया स्टेलेक्टाइड है, और नीचे से जो ऊपर जाएगा वो स्टेलेग्माइट कहलाता है ना। ये चूने पत्थर की चट्टान है। तो ये सभी बातों को आपको कुटुमसर गुफा के संदर्भ में याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि बस्तर जिले में और कौन कौन सी गुफा है, वो पुलिस सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को पढ़ना है घाटी के बारे में, है ना। हमने गुफा के बारे में पढ़ लिया कि बस्तर जिले में कौन कौन सी गुफा पाई जाती है, और हमने कुटुमसर गुफा के बारे में भी अच्छे से जान लिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, घाटी के बारे में। तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये है दरभा घाटी। ये कौन सा घाटी है, ये दरभा घाटी है। और दरभा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। दरभा घाटी है वो अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। ये दरभा घाटी है, अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है आपका विनता घाटी। कौन सा घाटी, विनता घाटी। ठीक है, और इसी विनता घाटी को याद रखना है जी, बस्तर का कश्मीर कहते हैं, बस्तर का कश्मीर। ठीक है, विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो आपको वाटरफॉल दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग तांबड़ा घूमर।
तांबड़ा, तांबड़ा घूमर वाटरफॉल, तांबड़ा घूमर वाटरफॉल या जलप्रपात। तो क्वेश्चन आएगा कि आपका तांबड़ा घूमर जलप्रपात है वो कौन से घाटी में व्यवस्थित है, तो आपका विंता घाटी में व्यवस्थित है, और विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ जो वाटरफॉल प्रवाहित हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, तांबड़ा घूमर वाटरफॉल। इसका नाम इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ इसके आसपास, इस वाटरफॉल के आसपास तांबड़ा विचरण करते हैं, और तांबड़ा किसे कहते हैं, मयूर को, मोर को तांबड़ा कहा जाता है। अब चूंकि इसके आसपास मोर विचरण करते हैं इसलिए इसका नामकरण किया गया है तांबड़ा घूमर जलप्रपात। ओके, समझ में आ गया। तो दरबा घाटी में अभ्रक खनिज मिलेगा, नीचे आए विंता घाटी, विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया यहाँ तांबड़ा घूमर जलप्रपात है व्यवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखिए। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, या ये कांगेर घाटी है, क्या आपका कांगेर घाटी। और इसी कांगेर घाटी में क्या व्यवस्थित है आपका, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये व्यवस्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थित है। आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 नेशनल पार्क है। पहला तो इंद्रावती नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1978 को किया गया था, दूसरा गुरु घासीदास जिसकी स्थापना 1981 में हुआ है, तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1982 को हुआ है। अगर तीनों में राष्ट्रीय उद्यान की बात करो तो सबसे बड़ा गुरु घासीदास है और सबसे छोटा कौन सा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना हुआ है 1982 को। ठीक है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो इसका एरिया आपका 200 वर्ग किलोमीटर, कितना इसका एरिया, 200 वर्ग किलोमीटर। आगे समझिए जी क्या क्या देखिए, इसकी स्थापना 1982 को, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, और इसकी स्थापना कब हुआ है, सॉरी इसका एरिया कितना है आपका, 200 वर्ग किलोमीटर है। होपफुल यहाँ तक समझ आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कौन कौन से जीव जंतु या कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको याद रखना है यहाँ पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना के बाद आपको रखना है उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी के बाद आपको याद रखना है माउस डियर, माउस डियर, माउस डियर के बाद आपको याद रखना है रिसस नामक बंदर, रिसस, रिसस नामक बंदर, रिसस नामक बंदर। ये सब इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कौन कौन सा मैंने बताया, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, माउस डियर और रिसस नामक बंदर। इसी रिसस नामक बंदर में सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किया गया था। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से ही आप सभी को पता है हमारा राजकीय पशु क्या है, हमारा राजकीय पशु है वन भैंसा, हमारा राजकीय पशु वन भैंसा। अगर हमारा राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष को ग्रहण किया गया है। कहने का तात्पर्य है राजकीय पशु के रूप में वन भैंसा को, राजकीय पक्षी के रूप में पहाड़ी मैना को, और राजकीय वृक्ष के रूप में साल के वृक्ष को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राजकीय चिन्हों के रूप में ग्रहण किया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे समझ में ये चीज। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज ध्यान रखना है, ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहीं से कांगेर नदी होकर गुजरती है, कांगेर नदी। चूंकि कांगेर नदी होकर गुजरती है, यहां से कांगेर नदी होकर गुजरती है, तो कांगेर नदी होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या किया गया इस घाटी का, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना। इस घाटी का बोले तो कांगेर घाटी, और यही क्या है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। कांगेर नदी यहां से प्रवाहित होती, तो इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ये सभी बातों को आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है, कुटुमसर जलप्रपात है, और बहुत सारे गुफा भी है इसी के आसपास, है ना। ये आपको याद रखना, इसी कांगेर घाटी के मतलब परिसर में, कांगेर घाटी के परिसर में ही ये सब व्यवस्थित है। ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रवाह तंत्र हमने घाटी भी पढ़ लिया, 3 घाटी है, पहला आपका दरबा घाटी, दूसरा आपका विंता घाटी, तीसरा कांगेर घाटी, और मैंने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपको बता दिया।
अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रवाह तंत्र के बारे में, है ना। ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सी नदी है, ये इंद्रावती नदी है। ये कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। तो चलिए इंद्रावती नदी के बारे में कुछ जानते हैं जो इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम आपको याद रखना है मंदाकिनी। इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी, कई बार पूछा गया है। इसका प्राचीन नाम क्या है, मंदाकिनी। इंद्रावती नदी की लंबाई अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में देखें तो कितना आपका 264 किलोमीटर, कितना है 264 किलोमीटर। इंद्रावती नदी को याद रखना जी आपका गोदावरी नदी बेसिन का और बस्तर के पठार का प्रमुख नदी माना जाता है। और इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। और इंद्रा नदी का अगर मैं उद्गम की बात करूं तो इसका उद्गम होता है आपका मुंगेर पर्वत। कहां से होता है इसका उद्गम, मुंगेर पर्वत। मुंगेर पर्वत ये आपका उड़ीसा के कालाहांडी जिला, उड़ीसा के कालाहांडी जिला की आपका कालाहांडी ना, कालाहांडी जिला के मुंगेर पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यहां से वो प्रवाहित होती हुई बहती हुई इसका विसर्जन कहां होता है, तो इसका विसर्जन होता है आपका भद्रकाली के समीप, भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में। ठीक है, भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में क्या हो जाता है, इसका विसर्जन हो जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इंद्रावती नदी के तट पर कौन कौन से प्रमुख शहर आपका बसा हुआ है, तो याद रखना है जगदलपुर, जगदलपुर बसा हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है आपका भोपालपट्टनम बसा हुआ है। आपको याद रखना है एक और बारसूर। ये तीनों जो प्रमुख जगह हैं ये इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर मैं इंद्रावती नदी इसके प्रवाह की बात करूं तो कौन कौन से जिले में ये प्रवाहित होती है, तो हो जाएगा पहला बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला में भी ये प्रवाहित होती है, साथ ही साथ आपका बीजापुर जिला, यहाँ भी क्या होती है, ये इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। और आप सभी को पता होगा इसी इंद्रावती नदी पे भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट वाटरफॉल भी क्या है आपका व्यवस्थित है। ठीक है, जिसकी जो हमारे पूरे भारत की सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, जिसकी चौड़ाई लगभग 300 फुट है, ये आपको याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती नदी की अगर सहायक नदी की बात करें, इंद्रावती नदी के सहायक नदी की बात करें तो आप सभी को पता होगा कोटरी नदी हो जाएगा, कोटरी के बाद ध्यान रखना निबरा हो जाएगा, निबरा के बाद याद रखना गुडरा हो जाएगा, कोटरी निबरा गुडरा, है ना। उसके बाद याद रखना आपको संखनी नदी, उसके बाद आपको याद रखना डंकनी नदी। ये सब इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सब इंद्रावती नदी की सहायक नदियां, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब बारी है किसका, ये जो नीचे में आप लोग डायग्राम देख रहे हो ये कौन सी नदी है, ये सबरी नदी। ये कौन सी नदी है जी, ये सबरी नदी है, सबरी नदी। अब सबरी नदी के बारे में जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको। सबरी नदी का जो उद्गम हुआ है वो उड़ीसा के कोरापुट, उड़ीसा के कहां से हुआ है, कोरापुट नामक जगह से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, किसका, सबरी नदी का। सबरी नदी का अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 173 किलोमीटर। सबरी नदी का अगर मैं प्राचीन नाम की बात करूं तो सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कोलाब नदी। क्या नाम है, कोलाब नदी। ये आपको याद रखना है। और इस सबरी नदी पर सोने के कण पाए जाते हैं, मतलब याद रखना क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी पर, कौन सी नदी के बालू पे सोने के कण पाए जाते हैं, तो याद रखना सबरी नदी। तो सबरी नदी के बालू पे सोने के कण पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इस सबरी नदी का आपका विसर्जन कहां होता है, इसका विसर्जन होता है आपका कूनावरम नामक स्थान पे, कूनावरम, आंध्र प्रदेश के कूनावरम नामक स्थान पे इस नदी का विसर्जन होता है। आ गया समझ में। एक चीज और ध्यान रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ में यही सबरी नदी है जिसमें 36 किलोमीटर में क्या होता है आपका जल परिवहन होता है। ठीक है, जल परिवहन 36 किलोमीटर में जल परिवहन होता है। सुकमा के कोंटा से, है ना, आंध्र प्रदेश से कूनावरम तक 36 किलोमीटर में सबरी नदी में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ये भी आपको याद रखना है। सबरी नदी के बारे में एक चीज और याद रखना है, इसी सबरी नदी पर गुप्तेश्वर वाटरफॉल व्यवस्थित है। कौन सा वाटरफॉल व्यवस्थित है, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। तो ये सब आपको याद रखना है। ऊपर का मैंने बताया ये सब आपका इंद्रावती नदी के बारे में है, और नीचे का मैंने बताया सबरी नदी के बारे में। एक बार पुनः मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी, इसका उद्गम मुंगेर पर्वत जो कि उड़ीसा के कालाहांडी जिला से हुआ है। ठीक है, और अगर इसका मैं विसर्जन की बात करूं तो भद्रकाली के समीप गोदावरी नामक नदी पे इसका विसर्जन हो जाता है। इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई 264 किलोमीटर है, और इसके आसपास बसे जो, इसके तट पर बसे जो शहर है वो जगदलपुर है, भोपालपट्टनम और बारसूर। और ये कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है, तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, है ना। और इसकी सहायक नदी कोटरी, निबरा, गुडरा, डंकनी, संखनी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं।
साथ ही साथ याद रखना इंद्रावती नदी को हमारे बस्तर संभाग की जीवन रेखा बोलते हैं। गोदावरी नदी बेसिन का प्रमुख नदी है ये, है ना, बस्तर के पठार की प्रमुख नदी है। फिर इसके बाद मैंने बताया सबरी नदी। सबरी नदी का उद्गम कोरापुट से होता है, कोरापुट की पहाड़ी उड़ीसा। इसकी लंबाई 173 किलोमीटर। इसका विसर्जन होता है आपका आंध्र प्रदेश के कुनावरम नामक स्थान पे। इस नदी का प्राचीन नाम कोलाब नदी है। इसी नदी पर हमारे छत्तीसगढ़ में 36 किलोमीटर जल परिवहन की सुविधा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है इसी नदी पर, सबरी नदी पर गुप्तेश्वर वाटरफॉल भी क्या है आपका बना हुआ है, व्यवस्थित है। ये सभी बातों को याद रखना है, ठीक है जी। आगे एक चीज और मैंने बताया था, सबरी नदी के बालू पे सोने के कण पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा किसके बारे में, सबरी नदी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं ये आपका कौन सा नदी है, आपका कांगेर नदी है। ये कौन सा नदी है, कांगेर नदी, ठीक है। याद रखना है ये कौन सा नदी है, कांगेर नदी, कांगेर नदी। और याद रखना है कांगेर नदी ये सबरी नदी की सहायक नदी है, सबरी नदी की ना, कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है, सबरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और यही कांगेर नदी है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच से प्रवाहित होती है, इसीलिए उस उद्यान का नाम क्या रखा गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नामकरण किया गया है। किसके कारण, क्योंकि उसके बीच में से सबरी नदी आपका कांगेर नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। आगे समझ में। उसके बाद देखते हैं एक बार बार क्वेश्चन आता है ना, कांगेर नदी किसकी सहायक नदी, तो कांगेर नदी आपका सबरी नदी की सहायक नदी, ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो नदी दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग मुनगा बहार नदी। कौन सा नदी, मुनगा बहार नदी, मुनगा बहार नदी, ये मुनगा बहार नदी है, मुनगा बहार नदी। ये मुनगा बहार नदी ये किसकी सहायक नदी है, तो ये मुनगा बहार नदी ये आपका कांगेर नदी की सहायक नदी है, कांगेर नदी की, ठीक है। ये कांगेर नदी की सहायक नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। इसी मुनगा बहार नदी पे कौन सा वाटरफॉल व्यवस्थित है, तीरथगढ़, तीरथगढ़ वाटरफॉल व्यवस्थित है। और यही तीरथगढ़ वाटरफॉल हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 300 फुट है ना, 300 फीट इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या चीज, कांगेर नदी जो कि सबरी नदी की सहायक नदी है, मुनगा बहार नदी जो कि कांगेर नदी की सहायक नदी है, और इसी मुनगा बहार नदी पे तीरथगढ़ वाटरफॉल व्यवस्थित है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो जलप्रपात है ना, वैसे देख रहे तो बहुत सारे जलप्रपात है जैसे कि मैंने आप लोग को मैप में बताया था, लेकिन जो मैं जो प्रमुख है उसको बताऊंगा ना। देखो यहाँ पास मरवा जलप्रपात है, चित्रधारा है, मेदिनी घूमर है, तामड़ा घूमर है, चित्रकूट है, लेकिन जो इसमें से प्रमुख है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ये मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी देखो मैंने ये सबरी नदी के बारे में बता दिया है ना, मैंने ये सबरी नदी के बाद यही से कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार नदी जो जिस पर तीरथगढ़ वाटरफॉल है इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, वाटरफॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वाटरफॉल, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, इधर है आपका चित्रकूट वाटरफॉल, आप सबको पता होगा इसके बारे में। तो चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट वाटरफॉल जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी चौड़ाई कितना है, 300 फीट इसकी चौड़ाई है, ये आपको याद रखना है। इसे हमारे भारत का क्या बोलते हैं, नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा वाटरफॉल है, तीरथगढ़, तीरथगढ़ अभी जस्ट बताया। ये कौन सी नदी पर है, ये आपका मुनगा बहार नदी पर, मुनगा बहार नदी पर ये है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 300 फीट है इसकी ऊंचाई, इसकी भी ऊंचाई 300 फीट है, लेकिन इसकी चौड़ाई 300 फीट है। अब ये कौन सी नदी पर है, ये इंद्रावती नदी पर, ये इंद्रावती नदी पर है, ये आपको याद रखना है। आगे समझ में जी, ठीक है। तीरथगढ़ वाटरफॉल जो कि मुनगा बहार नदी पे और चित्रकूट वाटरफॉल जो कि इंद्रावती नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और ये जो मुनगा बहार नदी ये किसकी सहायक नदी है, मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है। इधर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका तामड़ा घूमर जलप्रपात, तामड़ा घूमर जलप्रपात जो कि बस्तर के विंता घाटी में अवस्थित है, और विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर के नाम से जानते हैं। इस वाटरफॉल के चारों ओर मयूर विचरण करते हैं और मयूर को तामड़ा के नाम से जानते हैं, तो इसी कारण इस वाटरफॉल का नामकरण किया गया कि आपका तामड़ा घूमर। होपफुली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये हो गया वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाटरफॉल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देखो पर्यटन स्थल। बस्तर जिला में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नारायण पाल मंदिर है। कौन सा मंदिर है, नारायण, ये नारायण पाल मंदिर है, नारायण पाल मंदिर। अब ये कहाँ पे स्थित है, तो बस्तर जिले के नारायण पाल नामक स्थान पे, नारायण पाल
नारायण पाल नामक स्थान पे क्या है, ये आपका व्यवस्थित है। और ये एक प्रकार का विष्णु मंदिर है। कैसा मंदिर है? विष्णु मंदिर है। ठीक है, विष्णु मंदिर है। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो ध्यान रखना, इसका निर्माण किया गया था 11वीं शताब्दी में। कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में। इतिहास के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने। इनकी माता थी गुंड महादेवी। तो गुंड महादेवी के आग्रह पर सोमेश्वर देव प्रथम ने क्या किया? नारायण पाल मंदिर का निर्माण कराया, जो कि विष्णु भगवान जी को समर्पित है। और ये जो मंदिर है, ये आपका याद रखना इंद्रावती और आपका नारंगी नदी के संगम पर स्थित है। इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर स्थित है। ये बात को भी आपको अच्छे से याद रखना जी, है ना। तो याद रखना, नारायण पाल मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। कब बनाया गया? 11वीं शताब्दी में। किसके द्वारा बनाया गया? आपका सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा, इनकी माता गुंड महादेवी की आग्रह करने पर, अनुरोध पर। और ये जो मंदिर है, ये आपका इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर व्यवस्थित है। ओके, चलिए नीचे आपको दिख रहा है, ये है आपका बुरुंगपाल। ये आपको देखना, बुरुंगपाल है ना, ये बुरुंगपाल है। ये बुरुंगपाल नामक स्थान हमारे देश का एकमात्र संविधान मंदिर है। यहाँ क्या है? ये हमारे देश का एकमात्र संविधान मंदिर है। इसकी स्थापना किया गया 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इस मंदिर में आपका 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लिखा गया है। 5वीं अनुसूची के प्रावधान को इसमें लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बुरुंगपाल जो मंदिर है, ये हमारे देश का एकमात्र संविधान मंदिर है। इसका निर्माण 1992 को किया गया है। और इस मंदिर में 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नारायण पाल मंदिर, ये आपका बुरुंगपाल मंदिर। ठीक है, बुरुंगपाल मंदिर है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या, कौन सा मंदिर है? ये विश्वकर्मा मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? विश्वकर्मा मंदिर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि अभी जीर्ण अवस्था में, जो कि आपका ढोढरेपाल नामक, बस्तर में ढोढरेपाल नामक जगह पे व्यवस्थित है। ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखो नीचे में आपको दिख रहा है, गुढ़ियारी का शिव मंदिर है ना। गुढ़ियारी, बस्तर जिला में गुढ़ियारी नामक एक स्थान है। तो गुढ़ियारी का ये क्या है? आपका शिव मंदिर है, गुढ़ियारी का शिव मंदिर। या इसको एक और नाम से जानते हैं, उमा महेश्वर एवं गणेश की प्रतिमा। उमा महेश्वर एवं गणेश की प्रतिमा वाला मंदिर, गणेश की प्रतिमा वाला मंदिर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कब किया गया? इस मंदिर का निर्माण किया गया 13वीं शताब्दी में। कब किया गया? 13वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा किया गया है? तो आपको याद रखना है, राजा जयसिंह। किसके द्वारा किया गया है? राजा जयसिंह के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका ये मृतक स्तंभ है। मृतक स्तंभ, इसका पूरा नाम बताओ तो मुचकी हुंगा का मृतक स्तंभ है। ये याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मृतक स्तंभ है, इसका निर्माण किससे किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया काष्ठ से। काष्ठ मतलब लकड़ी से किया गया है। किससे किया गया? लकड़ी से। और ये कहाँ पास स्थित है? तो याद रखना, बस्तर के आपका डिलमिली, बस्तर में डिलमिली एक जगह है। तो डिलमिली के पास ही व्यवस्थित है, स्थित है ना। और इस जो स्तंभ में, इस स्तंभ में आदिवासी नायकों के जीवनी का वर्णन किया गया है। किसका? आदिवासी नायकों के, याद रखना, आदिवासी नायकों के जीवनी का, है ना, जीवनी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। एक बार पुनः सुनिए, विश्वकर्मा मंदिर जो कि जीर्ण अवस्था में है, ढोढरेपाल नामक स्थान पर है। गुढ़ियारी का शिव मंदिर, जहां उमा महेश्वर एवं गणेश की प्रतिमा है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। मृतक स्तंभ जो कि डिलमिली के पास अवस्थित है ना। इसे मुचकी हुआ का मृतक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण काष्ठ से अर्थात लकड़ी से किया जाता है। और इस स्तंभ में आदिवासी नायकों के जीवनी को उकेरा गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, ये हमारा बस्तर जिले का प्राकृतिक प्रदेश था। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, आज हमने प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ा। मंदिर के बाद, मंदिर से पहले हम लोग ने पढ़ा जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात के पहले हम लोग ने पढ़ा नदी के बारे में, है ना। नदी के पहले हम लोग ने पढ़ा घाटी के बारे में। घाटी के पहले हम लोग ने पढ़ा गुफा के बारे में। तो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कुछ सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।